अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेवेंट एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करना चाहता हूं। और इस स्पेसिफिक वीडियो में जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एप्रोप्रिएट टारगेट कंपनी फॉर एक्विजिशन। यानी कि एक्विजिशन की जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें आप सब जानते हैं एक एक्वायरर है और एक टारगेट कंपनी है। तो जब एक्वायरर जो है वो टारगेट कंपनी को परचेज करता है, ख़रीदता है, यानी कि एक सूटेबल टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्वायरर को एक टारगेट में देखनी चाहिए जिसको देखकर वो उसको परचेज करे। ये पोर्शन आपके थ्योरेटिकल एरिया में आ सकता है, यानी कि आपसे इससे रिलेवेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो थ्योरी से रेलेवेंट कोई बात पूछी जा सकती है। तो इन क्राइटेरिया को एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे जो पहली चीज़ है वो है स्ट्रेटेजिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्वायरर। यानी कि जो एक्वायरर है, जो टारगेट को ख़रीदने जाने वाली कंपनी है, उसका स्ट्रेटेजिक एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसके मकसद क्या हैं। इसके बारे में एक जुमला, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ में रीड करता हूँ और फिर उसको आप लोगों को रिफ्रेश कर कर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट बी सीकिंग टू ग्रो द बिजनेस बाय एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्ट रेंज और मूव इनटू न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स. Acquiring a suitable business would enable a company to expand its product range or move into new geographical market. लेट्स से आप एक्वायरर हो और आप एक स्पेसिफिक सिटी में ऑपरेट करते हो। अब आप अपना बिजनेस जो है वो किसी और सिटी, या लेट से आप एक कंट्री में बिजनेस करते हो और किसी और कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो। यानी कि आपको एक ज्योग्राफिकल नीड है, आप एक्सपैंड तो करना चाहते हो, बट साथ में आप ये देख रहे हो कि ज्योग्राफिकली मैं अपना जो मेरा जो स्कोप है उसको मैं एक ब्रॉड स्कोप पे ले आऊँ। मैं एक कंट्री में ट्रेड करता हूँ, मैं दूसरी कंट्री में भी ट्रेड करूँ। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं कोई ऐसी कंपनी को एक्वायर करूं जो किसी और जिस कंट्री में मैं ट्रेड करना चाहता हूं वहां पर एक्वायर करूं, या मैं अपने प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज करना चाहता हूं। मिसाल ले लें कि लेट से मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता हूं और अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली जो बैटरीज हैं वो भी बनाया करूं, वो भी मैन्युफैक्चर करा करूं। तो मैं एक सूटेबल ऐसा टारगेट ढूंढूंगा कि जो बैटरीज बनाता हो, ताकि मेरा जो बिजनेस है उसकी प्रोडक्ट रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाए। ये पहली रीजन हो सकती है या पहला क्राइटेरिया हो सकता है जो एक्वायरर अपने टारगेट को परचेज करने के लिए कंसिडर कर रहा होगा। सेकेंड चीज पर आते हैं, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। The target operates in a line of business which is different from the acquiring firm's business in order to diversify its operations. कभी कभार ऐसा होता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसी एक ऐसी टारगेट कंपनी को ढूंढते हो जो वो बिजनेस नहीं कर रही जैसा बिजनेस आप कर रहे हो। आप लेट से कार मैन्युफैक्चरिंग करते हो और अब आप चाह रहे हो कि आपके बिजनेस की थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन हो, ताकि रिस्क है जो, या आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाए, या आप एक डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर होना चाहते हो, क्योंकि हर बिजनेस के अपने रिस्क होते हैं। तो आपकी जो कंपनी है उसमें अगर 4 या 6 अलग अलग तरह के बिजनेसेस होंगे, अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री फेल हो रही होगी, अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नीचे जा रही होगी, तो आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से आप कार मैन्युफैक्चरर हो, अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप कोई ऐसी कंपनी परचेज कर रहे हो जो मे बी लेट्स से रेस्टोरेंट्स जो है वो चलाती है, कैफेज चलाती है, या फर्नीचर का बिजनेस करती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। यानी कि दूसरा जो क्राइटेरिया हो सकता है, एक्वायरर जब एक टारगेट को सोचेगा एक्वायर करने के लिए तो देखेगा कि मेरी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है या नहीं। हाँ, अगर उसका मकसद डाइवर्सिफिकेशन नहीं है और स्पेशलाइजेशन है तो एक अलग बात है, बट अगर एक एक्वायरर का एक्विजिशन करने का मकसद उसके बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन है तो ये सेकंड पॉइंट हमारे लिए वैलिड बन जाता है। थर्ड चीज जो हम लिख सकते हैं वो है अपॉर्चुनिटी एंड अवेलेबिलिटी।
An opportunity to acquire a particular company might arise, and the acquiring company might decide to take the opportunity whilst it is available. याद रखें कि हर बार हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से आपने एक, हम कह लेते हैं कि एक सिटी में आपने एक घर खरीदना या एक एरिया एक पर्टिकुलर है जिसमें आप चाहते हो कि आप रहो या वहाँ पर जो है वो आप अपना जो है वो आपका घर हो। अब आपने ये बात सोच ली, लेट से 6 महीने साल आपने वेट किया, कोई भी उस इलाके में प्रॉपर्टी बिकने को नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉपर्टी बिकने को आ गई, आपको पता चला कि यार अभी जहाँ पर अब एग्जिस्टिंग भी रह रहे हो वहाँ पर आपने 2-3 साल मजीद बैठना होगा, रहना होगा कोई किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी तो आपने वो अपॉर्चुनिटी क्लेम कर ली। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वापस आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह से बिजनेसेस में होता है, कभी कभार एक्वायरर जो है वो किसी और कंपनी को ख़रीदना चाहता है लेकिन उस तरह की कोई कंपनी अवेलेबल नहीं होती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि एक टारगेट बिकने को आता है और एक्वायरर को उस वक्त इमीडिएटली उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, या वो चाहता भी नहीं है कि उसको ख़रीदे, बट वो उसको फिर भी ख़रीद लेता है इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि अभी ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है, बाद में ये अपॉर्चुनिटी हो ना हो तो अभी से ही परचेज कर लेते हैं। या इसी तरह से आप यूँ सोच लें कि लेट से आप डेली बेसिस पर अपने घर के लिए कोई फर्नीचर, कोई क्रॉकरी, कोई इलेक्ट्रॉनिक या अपने कपड़े परचेज करते हैं, तो आप जो है वो लेट से किसी शॉपिंग मॉल गए और वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर शॉप पर सेल लगी हुई थी 50% ऑफ। आपको उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मान लीजिए कि ये जॉगिंग शूज़ हैं, आपको पता था कि मैं तो मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और 2-3 महीने मुझे जो है वो जॉगिंग शूज़ की ज़रूरत नहीं होगी, उसके बाद होगी, बट फिर भी आपने परचेज कर लिए इसलिए क्योंकि आपने ये सोचा कि आज 50% डिस्काउंट है, बाद में हो ना हो मैं परचेज कर कर रख लेता हूँ और 3 महीने बाद इस्तेमाल कर लूँगा। तो अपॉर्चुनिटी एंड अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है। कभी कभार आप किसी टारगेट को सिर्फ इसलिए ख़रीद लेते हो कि उसको ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी आज होती है और आपको पता होता है शायद ये बाद में अवेलेबल ना हो। अगला पॉइंट है हमारा एक्सेस टू की टेक्नोलॉजी। Acquirer may decide to acquire a target company which has access to better technology. Sometimes acquirer एक कंपनी को इसलिए एक्वायर करता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में मुझसे बेहतर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुझसे बेहतर है, या XYZ फैक्टर है जिसकी वजह से मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि उसके एक्वायर करने से, उसकी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने से मेरी कंपनी की भी वैल्यू में इजाफा आएगा या मुझे एक सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा। लास्ट चीज़ जो आप लिख सकते हैं वो है अबाउट टैक्स सेविंग्स। द टारगेट कंपनी में हैव एक्सेस कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस एंड द एक्वायरर मे बी इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग सच अ कंपनी in order to enjoy the tax savings by reduction in tax liability due to tax losses. Sometimes एक एक्वायरर एक टारगेट कंपनी को इसलिए परचेज करता है क्योंकि वो टारगेट कंपनी बहुत सारे सालों से लॉसेस में होती है, उसके अनक्लेम्ड टैक्स लॉसेस होते हैं, और वो अनक्लेम्ड टैक्स लॉसेस जब आप उस टारगेट को एक्वायर कर लोगे तो आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर सकते हो। समटाइम्स टैक्स वाला आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपके पास अगर कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस हैं तो आप अपनी इस साल की जो टैक्सेबल इनकम बन रही है उसको उस पर्टिकुलर अमाउंट से रिड्यूस कर कर फिर रेट अप्लाई कर कर टैक्स पे करो। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिकली न्यूमेरिकली कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने आ सकती है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस अगर कर दूं तो लेट से आपके 100 रुपीज़ का प्रॉफिट था, आपने एक कंपनी एक्वायर कर ली जिसके 100 रुपीज़ के लॉसेस थे, टैक्स लॉसेस थे, कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस। ये टैक्स से रेलिवेंट एक कॉन्सेप्ट है, आपने अगर टैक्स के पेपर में इसको कहीं ना कहीं शायद पढ़ा हो। देखिए, अगर आप एक्वायर नहीं करते और आपकी अगर इनकम है 100 की और लेट से टैक्स का रेट 30% है तो आपको 30 रुपये टैक्स देना पड़ता। लेकिन लेट से आपका 100 का अपनी इनकम है, आपने एक कंपनी एक्वायर कर ली जिसके टैक्स लॉसेस हैं, कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस हैं 100 के। इसका मतलब टैक्स वाला ये कहता है कि आप अपनी इनकम को 100 से रिड्यूस कर फिर टैक्स पे करना, तो आपकी जो इनकम है 100 की उसमें से ये 100 माइनस होगा, 0 बच जाएगा, और 0 पर जब 30% अप्लाई होगा तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि आपको थ्योरी में हेल्प आउट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल आंसर्स में आप इन क्राइटेरियाज को मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो 5 बातें और उसकी कुछ डिस्कशन करी।
आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, इट इज़ अ ओपन पेपर, बट आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप कुछ बातें, कुछ जुमले थ्योरी के हवाले से अपने पेपर में लिख सकोगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।